हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जीव विज्ञान कक्षा 12 के नवीन पाठ्यक्रम के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की। इस भाग में हम बायोलॉजी के प्रथम चैप्टर जीवों में जनन को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं। इसमें हम कुछ टॉपिक क्लियर करेंगे, जैसे प्रजनन की परिभाषा, जीवन अवधि, प्रजनन की आवश्यकता, प्रजनन के प्रकार, अलैंगिक जनन की परिभाषा। इतने टॉपिक को इसमें हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रजनन की परिभाषा, जीवों द्वारा अपनी संतति को बनाए रखने के लिए अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को हम जनन या प्रजनन कहते हैं। तो दोस्तों, परिभाषा आसान है, समझ में आ गई होगी कि किसी जीवधारी द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की जो क्रिया होती है वही प्रजनन होता है। अगला टॉपिक है जीवन काल। एक आसान सी परिभाषा जीवन काल की, किसी जीवधारी के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। बात समझ में आ गई। अगला टॉपिक है, इसमें उदाहरण अगर बात करें तो कुछ प्रमुख जीवों का जीवन काल अगर हम यहाँ पे देखें तो आइए देखते हैं। जैसे मनुष्य का जीवन काल 68 वर्ष सामान्य एवरेज जीवन काल, और आम का 200, पीपल का 2500। पौधों में सबसे अधिक जीवन काल पीपल का होता है 2500 वर्ष। उसके बाद बरगद का होता है 300 से 500 वर्ष। फिर जंतुओं में अगर देखा जाए सबसे अधिक जीवन काल जो है वो कछुए का होता है, और सबसे कम में फ्लाई, सबसे अधिक जीवन काल कछुए का होता है। जैसे देखिए, इसमें 150 वर्ष कछुए का है, और इसमें जो मे फ्लाई है उसका केवल 1 से 2 दिन होता है, तो बहुत कम होता है। और इस प्रकार से अगर देखा जाए कि अनावृद्धि बीजी पौधों में सबसे अधिक जीवन काल सिक्वोया सेम्परवायरेंस का होता है, जिसका 3000 वर्ष है, जो एक प्रकार का अनावृद्धि बीजी पौधा है, या रेडवुड फॉर कैलिफोर्निया में अभी भी है, 3000 वर्ष पुराना है। इसका नाम सिक्वोया सेम्परवायरेंस है। और ऐसे कुछ जीवधारी होते हैं जो कि अमर होते हैं, जैसे कि अमीबा नहीं मरता है कभी भी, या अलैंगिक जनन के माध्यम से ये अमर होता है। अब देखते हैं प्रजनन के कार्य। अगला टॉपिक है प्रजनन के कार्य, जनन की आवश्यकता। तो प्रजनन की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में अगर पहले पॉइंट की बात करें तो पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व को सुरक्षित करने के लिए प्रजनन आवश्यक होता है। तो इसमें जो है कोई भी जीवधारी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रजनन करता है। अगली परिभाषा है, अगला टॉपिक दूसरा पॉइंट है, जनन से जाति की निरंतरता बनी रहती है, जिससे जाति विलुप्त नहीं होती है। नंबर तीसरा पॉइंट है, जनन में जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, इन विभिन्नताओं के कारण ही जीव पृथ्वी पर जीवित रह सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, जनन में जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, इन विभिन्नताओं के कारण ही जीव पृथ्वी पर जीवित रहते हैं। विभिन्नताएं क्या होती हैं? कोई भी जीवधारी अपने माता पिता की दो संतानें होती हैं, वो कभी भी आपस में समान नहीं होती हैं, और वो 2 संतानें अपने पेरेंट्स से भी समान नहीं होती हैं। यही है विभिन्नता। कोई भी संतान हो वो एग्जैक्ट फोटोकॉपी नहीं होती है। अगला देखते हैं, नंबर चौथा पॉइंट, जनन द्वारा जनसंख्या संगठन का कार्य होता है, और जिसके कारण समाज में नवजात शिशुओं की संख्या, बालकों की संख्या, वयस्कों की संख्या, प्रौढ़ों की संख्या, वृद्धों की संख्या नियंत्रित रहती है। जनसंख्या संगठन का मतलब होता है कि किसी समाज में जो नवजात शिशु हैं उनकी संख्या कितनी होती है, बालकों की संख्या कितनी है, किशोरों की संख्या कितनी है, वयस्कों की संख्या कितनी है, वृद्धों की संख्या कितनी है। ये डिपेंड करता है कि उस समाज में प्रजनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रजनन होगा तभी उसकी संख्या मेंटेन रहेगी। अगला है नंबर 5वां पॉइंट, जनन द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों में प्राकृतिक रूप से मृत जीवों का नए जीवों द्वारा प्रतिस्थापन होता है। तो
किसी परिस्थिति में, चाहे प्रतिकूल परिस्थितियों में हो चाहे प्राकृतिक रूप से, कोई जीवधारी जब डेड होता है तो उसका स्थान उसका फेलो ले लेता है, उसका जो संतति होती है उसका स्थान ले लेती है। अगला टॉपिक है जीवधारियों में जनन के प्रकार। तो जीवधारियों में जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। नंबर 1 है अलैंगिक जनन, नंबर 2 है लैंगिक जनन। तो पहले हम अलैंगिक जनन के बारे में बात करते हैं, तो इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं, तो प्रत्येक जीवधारी का प्रारंभ किसी एक कोशिका से होता है। यदि यह कोशिका किसी एक जनक से प्रदान की गई है तो इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतान आकारिकी एवं आनुवांशिक रूप से एक दूसरे के समान होती है और अपने जनक के समरूप होती है, इसलिए इस प्रकार के जन्म से उत्पन्न संतानों को क्लोन भी कहा जाता है। उदाहरण अगर देखा जाए, अलैंगिक जनन मुख्यतः निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। कुछ उच्च श्रेणी के पादपों में अलैंगिक जनन का केवल एक प्रकार पाया जाता है, जिसे कायिक जनन हम कहते हैं। तो इसको समझ लेते हैं, इस परिभाषा को हम पहले। तो प्रत्येक जीवधारी का प्रारंभ किसी एक कोशिका से होता है। इसका मतलब ये होता है कि चाहे कोई भी जीवधारी बनता है, शुरुआत में पहले उसमें एक कोशिका होती है, लेकिन वो कोशिका आई कहाँ से है? अगर वो एक कोशिका जो है किसी एक जनक से आई है, सिंगल पेरेंट से आई है, तो वो अलैंगिक जनन कहलाएगा। इसमें 2 जनक अगर भाग लेंगे तो वो लैंगिक जनन कहलाएगा। ठीक है, दोनों में एक चीज़ अंतर है। जैसे अलैंगिक जनन में क्या होता है कि कोई एक पौधा अगर लेकर समझाएं, जैसे गन्ने को हम देखें तो जो गन्ना होता है अगर उसको हम काट करके लगाएंगे तो सिंगल गन्ना है, काट के लगाएंगे तो उसमें नए पौधे बन जाएंगे उससे। तो वो जो नया पौधा बनेगा गन्ने का, वो अपने जनक गन्ने के बिल्कुल एग्जैक्ट फोटो कापी होगा। तो जो एग्जैक्ट फोटो कापी होता है, एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम हूबहू होता है, उसे हम क्लोन कहते हैं। और क्लोन हमेशा अलैंगिक जनन द्वारा बनता है, अर्थात कि अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति को हम क्लोन कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है अलैंगिक जनन में एक चीज़ समझ लेनी है कि इसमें 2 जनक नहीं होते हैं, इसमें युग्मक नहीं बनते हैं, इसमें संयुग्मन नहीं होता है, इसमें निषेचन नहीं होता है, और इसके द्वारा बनी संतान को हम क्लोन कहते हैं, क्योंकि यह हूबहू होता है। ठीक है, तो अगर उदाहरण की बात करें कि अलैंगिक जनन जो मुख्यतः जो है निम्न श्रेणी के पौधों में होता ही रहता है, लेकिन उच्च श्रेणी के जीवों जंतुओं उच्च श्रेणी के पौधों में ये समानता देखा जाता है। जैसे कि गन्ना, आलू, ऐसी चीज़ों पौधों में हमने इसको देखा है अलैंगिक जनन को, और बहुत सारे उदाहरण हैं इसमें। और जो उच्च पादप के जो पौधे होते हैं उसमें जो अलैंगिक जनन होता है उसको हम कायिक जनन कहते हैं या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं, जिसके बारे में विस्तृत अध्ययन हम इस चैप्टर में आगे करेंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो मिलते हैं।